हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज अपन जो अध्ययन करने वाले हैं वो अपना टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। आज अपन सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के विघटन की विधि, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कैसे किया जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की जो विधि है उसका नाम होता है संस्पर्श प्रक्रम या संपर्क प्रक्रम, संस्पर्श विधि या संपर्क विधि। इस विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाया जाता है। और इसका डायग्राम ये देखिए मैंने आपके सामने बना दिया है। इस तरह से इसका डायग्राम होता है। 3 चरणों में यहाँ पर टोटल मिलाकर के H2SO4 का निर्माण होता है। सबसे पहले देखिए चरण नंबर 1, फर्स्ट चरण। पहले चरण में देखिए क्या होता है। पहले चरण में यहां पर देखिए ये जो चेंबर है, इस चेंबर में हमने गंधक रखी है यानी सल्फर रखा हुआ है और इधर से वायु प्रवाहित करेंगे और इस सल्फर को जलाएंगे। तो पहले चरण में रिएक्शन होगी H+O2 और बनेगा SO2 ये वाले चेंबर में। समझ गए। यहां से SO2 गैस बनने के बाद में ये पहुंच जाएगी यहां दूसरे चेंबर में। और दूसरे चेंबर में हमने ऊपर देखिए जल का यानी पानी का फव्वारा लगा रखा है। ये किस लिए लगा रखा है? ये SO2 गैस को शुद्ध करने के लिए लगा के रखा है हमने। SO2 गैस में जो धूल मिट्टी के कण वगैरह होंगे वो सारे यहाँ पर नीचे अवक्षेपित हो जाएंगे, पानी में भीग करके नीचे जम जाएंगे सारे। और SO2 गैस यहां से निकलेगी आगे और ये अगले चैम्बर में आ गई। अगले चैम्बर में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल का फुहारा लगा रखा है। अभी आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल तो अभी हम बना रहे हैं, तो पहले से ही कहां से आ गया। तो ध्यान रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जरूरत नहीं है, केवल ये एक ही विधि है, और विधियां भी हो सकती हैं। और दूसरी बात, ये जो H2SO4 है ये केवल SO2 गैस को शुद्ध करने के लिए। तो अगर आप ये नहीं भी लगाएंगे तो अशुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल का हो सकता है, उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाएंगी, बाकी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो ये H2SO4 का हमने फुहारा देके किस लिए लगा रखा है। H2SO4 ही पढ़ रहे हैं अपन, और H2SO4 के गुणों में आप पढ़ेंगे कि H2SO4 एक बढ़िया निर्जलीकारक होता है, यानी ये जल के अणुओं का अवशोषण कर लेता है। तो यहां से जो SO2 गैस आपके पास में यहां आई है वो गीली हो चुकी है, यहां पर नम हो चुकी है। तो उस नमी को यहां पर H2SO4 पूरी को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहां से फिर निकलेगी शुष्क SO2 गैस बाहर निकलेगी। ये H2SO4 भी वेस्ट नहीं होगा, इसमें केवल नमी घुली है यानी पानी में घुल गया है ये H2SO4। ये भी अपन वापस यहां से काम में ले सकते हैं। फिर यहां से ये एक चैम्बर और है, ये मैंने छोटा बना दिया, आप चाहे तो इतना ही बड़ा चैम्बर बना सके हैं। ये आर्सेनिक शोधक होता है जिसमें आर्सेनिक और इस तरह की अदर जो अशुद्धियां होती है उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। ये सारा प्रोसीजर है फर्स्ट चैम्बर, पहले चरण में। SO2 गैस को बनाना, धूल मिट्टी की अशुद्धि को दूर करना, नमी को दूर करना, आर्सेनिक की अशुद्धि को दूर करना। यहां तक केवल पहला चरण SO2 गैस को अपन ने बना करके केवल शुद्ध किया। फिर नेक्स्ट होता है सेकेंड चरण। यहां पर सेकंड चरण होगा, ये SO2 गैस यहां से अगले चैम्बर में आ गई। अब अगले चैम्बर में अपन SO2 गैस की फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और ये बनेगा SO3। SO3 गैस बन जाएगी। क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है इसलिए अपन ये चाहते हैं कि सामने ज्यादा से ज्यादा अगर दिशा में प्रवाहित हो। इसके लिए अपने को क्या करना है, उत्प्रेरक मिलाना है V2O5 प्लस ये वाली जो अभिक्रिया है उसमें छिपी होती है। तो उसमें छिपी अगर अभिक्रिया है तो लासातेले नियम के अनुसार साम्य को अग्र दिशा में प्रवाहित करने के लिए टेम्परेचर कम रखना चाहिए, न्यून ताप। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की स्पीड भी बहुत स्लो हो जाएगी। तो अपने को टेम्परेचर को इतना भी कम नहीं करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डाउन हो जाए। तो इसलिए अपन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए यहां पर 720 केल्विन टेम्परेचर रख रहे हैं और 2 बार प्रेशर। क्योंकि लासातेले नियम से आप चेक कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सामने अगर दिशा में जाएगा। इधर देखिए गैस के 2 और 1 3 मॉलिक्यूल्स हैं और इधर केवल गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी दाब बढ़ाएंगे तो कम दाब की ओर आगे की ओर जाएगा सामने। तो अपन ने उत्प्रेरक टेम्परेचर और प्रेशर यहां पर दे दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा SO2 से SO3 गैस का निर्माण होगा। ये SO3 गैस बनने के बाद में इस SO3 को अपन ले आए अगले चैम्बर में यहां पर। और स्टेप नंबर, ये सेकेंड स्टेप हो गई। अब हो गई स्टेप नंबर 3।
थर्ड स्टेप में क्या होगा, फिर से अपन ने H2SO4 का फुहारा लगा दिया, H2SO4 का फुहारा लगा दिया, SO3 गैस आ रही थी उस पर। तो H2SO4 क्या करेगा, SO3 गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और ये जब H2SO4 SO3 को एब्जॉर्ब करेगा तो इससे देखिए दोनों ये मिलने के बाद में क्या बनेगा, H2H2, 2 सल्फर हो गए और 4 और 3 7 ऑक्सीजन, H2H2O7। यानी अभी जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो बन गया ओलियम, सल्फर का ऑक्सो एसिड जो पढ़ा था अपन ने पिछले वीडियो में देखा था ओलियम, उसका निर्माण हो गया थर्ड स्टेज में। यहां पर ओलियम का निर्माण हो चुका है। अब यहां से आपको क्या बाहर मिल रहा है, ये जो अपन ने यहाँ पर नल लगा रखा है, रोशनी लगा रखी है, इससे अपने को ओलियम प्राप्त होगा। अभी H2SO4 बना नहीं है, इसके आगे अगर आप चाहें तो एक चैम्बर और बना सकते हैं। बनाना कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, क्योंकि H2SO4 बनाने के लिए आप ओलियम बना करके ही रख सकते हैं। जैसे आप H2SO4 बनाना चाहते हैं तो ओलियम बना करके उसको रख दीजिए, स्टोर कर दीजिए। फिर जब भी आपको H2SO4 की जरूरत पड़ेगी तो इस ओलियम को H2H2O7 इसको आप पानी में घोलेंगे, जल में घोलेंगे, तो इससे H2SO4 का ही निर्माण होगा। देखो ओलियम की स्ट्रक्चर मैं बताता हूं आपको। ओलियम की स्ट्रक्चर आपने पिछले वीडियो में देखी थी, ये है ओलियम की स्ट्रक्चर। जब आप इस ओलियम को पानी में घोलोगे तो इसका जल अपघटन हो जाएगा, और जल अपघटन होगा तो देखो ये यहां से टूट करके इसके दो अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। यहां से टूटेगा तो इधर प्लस और इधर माइनस, तो यहां तो जल का जुड़ेगा H प्लस जुड़ते ही ये बन गया H2SO4। इधर जुड़ेगा OH माइनस, और यहां पर OH माइनस जुड़ने से ये भी एक अणु बन जाएगा H2SO4। यानी ओलियम को जल में घोलने से किसका निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का ही निर्माण होता है। तो आप जैसी सांद्रता का आपको सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए वो ओलियम को पानी में घोल करके बना सकते हैं। तो ओलियम बना करके रख देंगे, और जैसे ही अपने को सल्फ्यूरिक अम्ल की जरूरत होगी, जैसी सांद्रता का चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप पानी में उसको घोल देंगे। अगर आपको सांद्र H2SO4 चाहिए तो आप कम पानी में घोलेंगे, तनु H2SO4 चाहिए तो आप ज्यादा पानी में घोल दीजिए, तो तनु H2SO4 बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। यह है संस्पर्श या संपर्क विधि। 3 प्रोसीजर है, पहले सल्फर के दहन से SO2, फिर SO2 से SO3, फिर SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल करके ओलियम, और फिर ओलियम को पानी में घोल करके सल्फ्यूरिक अम्ल। ये प्रोसीजर है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण। H2SO4 एक रंगहीन, गंधहीन और श्यान द्रव्य होता है। श्यान यानी गाढ़ा द्रव्य होता है जिसकी श्यानता ज्यादा होती है। रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, गाढ़ा श्यान द्रव्य होता है, जिसका क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है, और ये बिल्कुल भी वाष्पशील नहीं होता है। H2SO4 ऐसा द्रव्य है जो कि वाष्पशील नहीं होता है, इसका वाष्पन बहुत ही कम होता है। उच्च क्वथनांक और अवाष्पशील होने का कारण है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई रहती है। देखिए ये H2SO4 का एक मॉलिक्यूल, और ये इसका मैं बना रहा हूं दूसरा मॉलिक्यूल। तो ये दोनों अणु देखिए यहां से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, प्लस उधर तीसरा अणु बढ़ेगा वो भी जुड़ा हुआ रहेगा, और इधर जो बना हुआ रहेगा ये भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल, एक सल्फ्यूरिक अम्ल के 4 हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है, और ये अवाष्पशील द्रव्य होता है, यानी इसका सरलतापूर्वक वाष्पन नहीं होता है। रासायनिक गुणों की अगर बात करें तो ये बहुत ही प्रबल अभिकर्मक होता है, यानी फास्ट रिएक्शन देता है, लगभग सभी यौगिकों के साथ रिएक्शन करता है। और प्रबल अभिकर्मक होने के इसके कुछ कारण हैं। प्रबल अभिकर्मक क्यों होता है, इसके कारण नंबर 1 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक प्रबल अम्ल है। नंबर 2 प्रबल ही ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक है। H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नंबर 3 ये अवाष्पशील है, यानी वाष्पन के द्वारा इसकी बिल्कुल भी क्षति नहीं होती है, बिल्कुल भी H2SO4 वेस्ट नहीं होता है। प्रबल निर्जलीकारक होता है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। H2SO4 स्ट्रॉन्ग निर्जलीकारक होता है, H2O के अणुओं को खींच करके बाहर निकाल सकता है, इसलिए H2SO4 एक प्रबल रिएजेंट है और किसी भी यौगिक के साथ में फास्टली रिएक्शन देता है। तो चलिए इसकी रिएक्शंस करवाते हैं अपन। सबसे पहले जल के साथ करवाते हैं।
H2SO4 अम्ल है तो जलीय विलयन में H प्लस आयन देगा। आयनन कैसे होता है वो अभी अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसका जलीय विलयन प्रबल उष्माक्षेपी होता है, यानी आप H2SO4 को पानी में घोलेंगे तो उष्मा का उत्सर्जन होगा। इसलिए H2SO4 का जलीय विलयन हमेशा सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए। ध्यान रहे, हमेशा जल में H2SO4 मिलाया जाता है, कभी भी H2SO4 में जल नहीं मिलाएंगे, नहीं तो H2SO4 उछल जाएगा। उछल करके हो सकता है आप डाल रहे हो तो आपके मुंह पर भी आ जाए। इसलिए हमेशा जल में H2SO4 मिलाया जाता है और धीरे धीरे मिलाना पड़ता है इसको, क्योंकि बहुत ही प्रबल उष्माक्षेपी विक्रिया है। जिस पात्र में मिला रहे हैं वो गर्म होकर के, अगर ज्यादा एक साथ मिला है तो गर्म होकर के टूट जाता है, तो इसलिए इसको स्लोली मिक्सअप किया जाता है। इसका विलयन बनाते समय बहुत ही सावधानी रखनी है, आराम से धीरे धीरे बनाना है। अभी इसको जल में घोल करके देखते हैं क्या आयनन होता है इसका। द्विक्षारकीय अम्ल है, 2H प्लस दे सकता है जलीय विलयन में, तो आप इसकी 2 बार रिएक्शन कराओगे। द्विक्षारकीय अम्ल है ये, तो पहले मैं एक H प्लस निकालूंगा, इधर जोड़ दूंगा। H प्लस निकाला तो HSO4 माइनस, और वो H प्लस इधर जोड़ेंगे, H3O प्लस। दूसरा एक H प्लस और बच गया अभी, इसका एक H प्लस और निकाल करके जोड़ेंगे इधर, ले लीजिए। इस प्रकार से 2H प्लस आयन डोनेट करता है। फर्स्ट जो रिएक्शन है, 2 रिएक्शन हो गई। देखो पहली रिएक्शन है, इसका साम्यावस्था स्थिरांक में मान लेता हूं Ka1 और दूसरी का मान लेता हूं Ka2। Ka1 का मान बहुत ही उच्च होता है, जबकि Ka2 का मान बहुत ही निम्न होता है, लो होता है। Ka1 का मान ज्यादा है, Ka2 का मान कम। कारण क्या है, पहले देखिए इसका मतलब क्या है। Ka1 का उच्च मान ये शो करता है कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज्यादा मान है इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। Ka2 का निम्न मान ये शो करता है कि HSO4 माइनस एक वीक एसिड है, ये दुर्बल अम्ल है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो H2SO4 है उदासीन है, प्लस इसमें 2 H प्लस आयन देने की क्षमता है। 2 H प्लस दे सकता है और उदासीन है, जबकि HSO4 माइनस पहले से देखो ऋणावेशित हो गया, तो ऋणायन में से H प्लस निकालना बहुत मुश्किल होता है। H प्लस जोड़ना आसान है, इसमें प्लस जोड़ सकते हैं, प्लस निकालना कठिन होता है। तो पहली बात तो ये ऋणावेशित हो गया। दूसरी बात, इसमें H प्लस आयन देने की कैपेसिटी भी एक ही, तो उसकी तुलना में H2SO4 की तुलना में HSO4 जो माइनस है ये बहुत ही वीक एसिड होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। ये तो हो गई H2SO4 के जलीय विलयन की बात। अब अपन धातुओं के साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं। तो धातुओं के साथ चूंकि अम्ल है, तो धातुओं के साथ जैसे आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये धातुओं के साथ रिएक्शन करके लवण बनाएगा, जैसे सोडियम धातु के साथ करवाते। आप रिएक्शन 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहले एक H प्लस हटा करके एक Na जोड़ दीजिए, फिर दूसरी स्टेप में दूसरा H प्लस हटा करके दूसरा Na जोड़ दीजिए, या चाहे तो 2 Na लेकर के एक साथ हटा दीजिए, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और अगर आप चाहें तो इस रिएक्शन को 2 अलग अलग स्टेप में धीरे धीरे लिख सकते हैं। ये हो गई इसकी रिएक्शन धातुओं के साथ में। अभी अपन कह रहे थे कि जो H2SO4 ये प्रबल निर्जलीकारक है, यानी ये किसी भी अणु में से H2O को आसानी से बाहर निकाल सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे अपने पास में एक शर्करा है C12H22O11, अगर इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के माध्यम में गर्म करेंगे आप, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल इसके सारे H2O का निष्कासन कर लेगा। इसमें टोटल 11 H2O हैं, सारे के सारे 11 H2O बाहर निकाल देगा, केवल आपके पास में बचेगा कार्बन, 12 कार्बन बचेंगे। ये कैपेसिटी है H2SO4 में निर्जलीकारक के रूप में। कितने भी आप इसको H2 होंगे, सभी H2O का ये निष्कासन कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट जो H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक भी है। प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है? प्रबल ऑक्सीकारक ठीक वैसे ही है जैसे नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक था, HNO3। HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक इसलिए था कि उसमें जो नाइट्रोजन था उसका ऑक्सीकरण नंबर मैक्सिमम था +5,
और यहां पर भी सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अंक मैक्सिमम है +6। सल्फर का इससे ज्यादा ऑक्सीकरण अंक पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए जो H2SO4 है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो अपन कुछ धातुओं और धातुओं का इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। देखो कॉपर धातु का ऑक्सीकरण करवाते हैं, कार्बन अधातु का ऑक्सीकरण करवाते हैं, और कार्बन के अलावा जैसे आप और लेना चाहें, जैसे आयोडीन लेना चाहें तो आयोडीन का करवा सकते हैं। देखते हैं क्या बनता है। H2SO4 जब दूसरों का ऑक्सीकरण करता है तो स्वयं अपचयित होता है SO2 में। दूसरों का ऑक्सीकरण करके स्वयं SO2 में अपचयित होता है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। ये रिएक्शन तो अपन ने पिछले बैक से बैक वीडियो में पढ़ी है, SO2 गैस बनाने की वीडियो में भी, कि आप H2SO4 के दोनों लेंगे तो कॉपर क्या करेगा, एक अणु में से H2 उठा करके CuSO4 बना लेगा। H2SO4 के अणु कितने लिए आपने, 2, कॉपर ने एक के H2 को उठा दिया, तो ये जो H2 निकला है ये इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल करके H2O बनाएगा, इसका H2 भी इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल करके H2O, यानी 2 H2O बच गए, बन गए, और यहाँ पर केवल SO2 गैस शेष बचे, 2H2O + SO। कार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे H2SO4 के द्वारा, तो कार्बन के ऑक्सीकरण, ये मैंने आपको नाइट्रिक अम्ल में बताया था। कार्बन के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, CO2। आयोडीन के ऑक्सीकरण से आयोडिक अम्ल HiO3। फास्फोरस के ऑक्सीकरण से फास्फोरिक अम्ल H3PO4। तो कार्बन का ऑक्सीकरण किया तो CO2, H2SO4 का अपचयन किसमें होगा, SO2 प्लस बाकी के H2O निकल जाएंगे। आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे, आयोडीन का ऑक्सीकरण HiO3 में, सल्फ्यूरिक अम्ल का अपचयन SO2 में, बाकी के H2O निकल जाएंगे। ये रिएक्शंस हो गए। आप इन रिएक्शंस को संतुलित करके लिख लीजिएगा। तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन, ऑक्सीकारक के रूप में, निर्जलीकारक के रूप में, सभी रूपों में आपने इसके ऑक्सीकरण, ये जो रिएक्शन है ये देखिए। अब बच गए सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग, काम में क्या आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन है ये। इस रसायन से किसी राष्ट्र की, किसी देश की कैपेसिटी, उसकी विकासशीलता की क्षमता तय की जाती है। इतना महत्वपूर्ण रसायन होता है। इसका उपयोग देखिए, उपयोग क्या है। नंबर 1, सीसा संचायक सेल बनाने में पढ़ा हुआ है आपका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में अपन ने सीसा संचायक सेल पढ़ा था, और सीसा संचायक सेल बनाने के लिए हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के 38% विलयन का उपयोग किया था। तो इसका उपयोग आप सीसा संचायक सेल बनाने में कर सकते हैं। पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम होता है उसके निष्कर्षण में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। अपमार्जक, जो अपमार्जक उद्योग होते हैं उनमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल काम में आता है। अपने जो लैब होती है, केमिस्ट्री लैब में भी सल्फ्यूरिक एसिड काम में आता है, यानी प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। इसके अलावा आप लिख सकते हैं ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, निर्जलीकारक के रूप में, और बहुत सारे अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे उपयोग है। आपको नॉर्मली कोई से भी 2-3 उपयोग ध्यान में रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम में आता है। तो इसी के साथ में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन सल्फ्यूरिक एसिड, आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, आपको कोई प्रॉब्लम आए वो कमेंट कर दिया करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दिया करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।